नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी मेंस पेपर बाय श्रीजी एकेडमी के इस डिस्कशन वीडियो में। हमारा जो पहला पेपर था वो था इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्पोर्ट्स, जो पेपर 7 के पार्ट 2 में आता है 50 नंबर का। तो हम लोग उसी का आपको पहले क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन आपके सामने, आज हम उसके उत्तर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके मॉडल उत्तर हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोला था कि आप जहां भी हैं आप अपने खुद से लिखिए, चेक साथ साथ करते जाइए कि आप जो पॉइंट लिखे हैं उनमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं। इससे ना एक आपका वैल्यू एडिशन होगा। मतलब देखिए, मेंस लिखना एक सीखने की सतत प्रक्रिया, वो धीरे धीरे आती है। आप सोचेंगे ना कि एक दिन में मैं बहुत अच्छा लिखने लगूं, तो वो नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये सवाल थे। आपको कल संडे को हम लोग हर संडे ऐसा कोशिश करेंगे सवाल, और बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी भेजा। जब तक आप लोग उत्तर भेजना जारी रखेंगे तब तक वो करते रहेंगे। तो हम लोग सवाल डालें। आप कोशिश ये करिए कि सवाल लिखिए और अपलोड कर दीजिए ग्रुप में ही। उससे ये फायदा होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग एक दूसरे का उत्तर भी देख सकेंगे और एक कंपटीशन की भावना भी आएगी, और कुछ नहीं। जो मेरे को समझ में आएगा, मेरे को वही लगा कि मैं पहले 20-25 उत्तर चेक करने की भी कोशिश करूंगा, जिससे आप पहले अपलोड करें। दूसरा काम ये करिए, अगर आप अपलोड भी नहीं कर सकते तो मेरे को पर्सनल भेज दीजिए, अगर किसी को ये है कि कैसे हम भेजें। @CGPSC राजन में यूजर आईडी भी दे दिए थे। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप खुद लिख लो, अपने पास रखो, और जिस दिन हम लोग डिस्कस करें आप उसको सामने रखिए कि अच्छा, इसका उत्तर मैं ये लिखा था, ये उत्तर और एक्स्ट्रा है, इसका उत्तर मैं ये लिखा था, ये और एक्स्ट्रा है। तो आपका एक रिवीजन नोट्स बन जाएगा। आप कुछ नई चीजें सीख पाएंगे, और कुछ नहीं। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं। पहले मैं सवाल बता देता हूँ, और चौथे वो लोग होंगे जो डायरेक्ट डिस्कशन देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप करके देखेंगे। मतलब 5 मिनट निकालिए। ये सवाल इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपने दिमाग में सोचिए कि इसके बारे में आपको क्या क्या पता है, फिर मैं उत्तर बताऊंगा, उससे आप सीख पाएंगे। एक होता है वीडियो देखना, आप देखेंगे भूल जाएंगे। दूसरा होता है देख के कुछ याद रखना, उसको सीखना। तो वो करने की हम कोशिश करेंगे। पैटर्न सेम है जो आपके सीजीपीएससी में आता है। सवाल भी उसी दर्जे के हैं। सवाल भी, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं खुद बनाया हूँ। तो सेक्शन ए में पहला सिद्धांत सवाल था, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख सिद्धांत क्या है। एक चीज और कि आप जब भी उत्तर लिखें, उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए उसका हमारा एक प्रॉपर वीडियो भी है। आपको ध्यान ये देना है कि सवाल जो पूछा है उसी का उत्तर लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉइंट में लिखने का प्रयास करना है अगर आपसे बनता है। 4 नंबर के सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, 4 पॉइंट लिख सकते हो, लिख दो। ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस में लिखने का प्रयास करना है। जो नहीं बनता उसको भी लिखने का प्रयास करना है, कुछ भी लिख दो। क्योंकि हर एक सवाल एक चेकर चेक कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको गलत लिखोगे तो दूसरे सवाल में उसका असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सवाल जो हमारे 2 नंबर के थे, एक था डब्ल्यूटीओ के प्रमुख सिद्धांत, तो आपको उसमें सिद्धांत बताना था। अब आप अपने दिमाग में सोचिए, अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिद्धांत डब्ल्यूटीओ के हैं। अब आप इसमें फुल फॉर्म बताओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। सिद्धांत जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला सिद्धांत है, नॉन रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत है, वो सब होगा। शतरंज के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। अब किसी भी चीज का जब आप इतिहास लिखोगे तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि प्राचीन काल हो सकता है, मध्य काल हो सकता है, आधुनिक काल हो सकता है, आधुनिक में अंग्रेजों का समय हो सकता है, वर्तमान काल हो सकता है। वर्तमान का तो आपको पता है ना कि विश्वनाथन आनंद हो गए, अभी डी गुकेश, बाकी लोग। तो ये भी तो इतिहास है, विश्वनाथन आनंद भी तो एक इतिहास है। और भारत में पूछ रहा है तो भारत में बताना है। तीसरा सवाल है, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था और भारत की स्थिति क्या है। तो देखो, आपको नहीं भी पता ना तो फुल फॉर्म से ही समझ सकते हो कि एशियाई मतलब एशिया का होगा, बुनियादी ढांचा मतलब बुनियादी ढांचे के लिए होगा, उसमें निवेश करने के लिए एक बैंक खुला है। तो खुद से भी लिख सकते हो। अगला है, सार्क की प्रभावशीलता कम होने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सार्क जनरली बार बार पूछ रहे हैं लोग। तो ये सवाल बड़े में भी आ सकता है, 8 नंबर भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। अब आप सोचो कि आप कौन कौन से, अब पॉइंट में दिमाग को सोचिए, ऐसा नहीं कि आपको पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट्स में दिमाग को सोचने का आदत डलाइए। कि जैसे आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि भारत पाकिस्तान तनाव एक कारण हो सकता है। एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है, कि जो छोटे छोटे देश है ना उनको लगता है कि भारत हमारे ऊपर बिल्कुल बड़े भाई टाइप वो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है।
बिम्स्टेक को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो भी एक कारण है। पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रमुख पदक विजेताओं का उल्लेख कीजिए। अब इसमें सीधा सीधा जो जो पदक जीते हैं उनका नाम लिखना है। क्रिकेट खेल में क्रीज और गली शब्दावली को स्पष्ट कीजिए। अब क्रीज आप सुनते ही होंगे, जो देखते हैं उनको पता है, लेकिन ज्यादा डायमेंशन लिखना है। जैसे क्रीज बल्लेबाज की तरफ भी रहती है, बॉलर की तरफ भी रहती है, एक इधर पॉपिंग क्रीज भी रहती है जहां से उधर नो बॉल रहती है। गली आप सुने होंगे, गली का फील्डर होता है। फिर ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक शक्ति संतुलन में क्या परिवर्तन है। ब्रिक्स में अभी नए सदस्य देश जुड़े, तो उससे क्या परिवर्तन आए विश्व के शक्ति संतुलन में, वो आपको बताना है। अगला है वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को उठाने में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब ये ऐसी चीजें हैं ना कि अगर आपको वैश्विक दक्षिण नहीं पता तो हो सकता है आप, और ये शब्द सीखिए, ये शब्द फिर कहीं भी चिपका दीजिए, नंबर मिल जाएगा। वैश्विक दक्षिण मतलब होता है जैसे ये पूरी दुनिया है, तो दुनिया को दो भागों में बांटा जाता है। आपको ये तो पता ही है, ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। सामान्यतः ये देखा गया है कि दुनिया के जो भी विकसित देश हैं, ये उत्तरी है, दक्षिणी जो भी आप सोचिए। अमेरिका यहाँ है, जो यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब यहाँ हैं। जापान यहाँ है, जो भी अमीर देश हैं सब ऊपर हैं। और जनरली जो गरीब देश हैं जैसे लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका, एशिया, ये सब नीचे हैं। तो ये माना जाता है कि जो उत्तर के देश हैं वो अमीर हैं, विकसित हैं, और जो दक्षिण के हैं गरीब हैं, अल्प विकसित हैं। और भारत अपने को इन गरीबों का नेता बताता है। मतलब वैश्विक दक्षिण मतलब जो दुनिया के गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, तो भारत इनका नेतृत्व करता है वैश्विक दक्षिण का। तो क्या क्या भूमिका निभाता है। कोविड में हम वैक्सीन भी बांटते हैं, हम ब्रिक्स में इनको जोड़ रहे हैं, तो और क्या क्या हम कर रहे हैं उसकी चर्चा हमको इस सवाल में करना है। अगला है खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में कितना प्रभावी रहा है। तो जो आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो कितना प्रभावी रहा है भारत में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में, ये आपको बताना है। अगला ये सवाल है कि पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक रणनीति का विश्लेषण कीजिए। अब पश्चिम एशिया आपको पता है, अभी जब से ईरान युद्ध हुआ है चर्चा में है, इस पे निबंध भी आ सकता है। तो इसमें भारत की क्या कूटनीति है, क्या क्या पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं इसको। तो इनमें कौन कौन से देश आते हैं, वहाँ क्या चल रहा है, ये हम लोग इत्मीनान से चर्चा करेंगे। मेरा मन है कि एक आध घंटे का हम एक वीडियो लाएं और उसमें आपको एक कहानी समझाऊं मैं कि यार हो क्या रहा है पूरे पश्चिम एशिया में। अमेरिका क्यों पीछे पड़ा है, ईरान वाले इन्हीं को क्यों मारे पड़े हैं, तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, क्यों ईरान और इजराइल में दुश्मनी है, ऐसा क्या हो रहा है वहां। और वो दोस्त भी बन जाते हैं। और ईरान मान लीजिए मुस्लिम देश है, जैसे इजराइल है, इजराइल के खिलाफ ईरान भी है और सऊदी अरब भी है, लेकिन ईरान के खिलाफ भी सऊदी अरब है। मतलब ये कॉमन दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होना चाहिए, लेकिन ये आपस में भी दुश्मन है। क्योंकि जो ईरान है वो शिया है, और ईरान बोलता है कि हम शिया लोगों के नेता हैं। जो सऊदी है वो सुन्नी देश है, वो बोलता है हम सुन्नी मुसलमानों के नेता हैं, और दोनों आपस में भी लड़ते हैं। तो लंबी कहानी, ईरान 1979 से पहले अमेरिका का भक्त था। 1979 में वहां इस्लामिक क्रांति और अमेरिका के विरोध में आ गया। सऊदी पहले विरोधी था, फिर साथ में आ गया। तो एक ना पूरी वो कहानी है, उसको अपन चर्चा करेंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। उसके बाद है विश्व और भारत में क्रिकेट के ऐतिहासिक विकास को लिखिए। सवाल बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछली बार 3 खेलों का ऐतिहासिक विकास आया, तो जो बच गए वो अपन फिर देख लेते हैं। सेम तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये तो आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है, भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का विश्लेषण कीजिए। अब देखो ये 2 सवाल है, तो आपको दोनों को डील करना है। अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर का ये है, और 5 का ये है कि सुधार की आवश्यकता क्यों है पहले ये बताना है, और स्थायी सदस्यता के दावे क्या क्या है वो बताना है। फिर भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है। आपके दिमाग में 10-12 पॉइंट तुरंत आ जाना चाहिए। ये तो मेरे को ऐसे का भी एक टॉपिक लगता है, कभी इस पे ऐसे आ सकता है, कभी धोखे से इस पे भी आ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन इनका उत्तर चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले जो सवाल था आपका, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख सिद्धांतों की हमको चर्चा करना है। तो थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हो आपकी, वैसे 2 नंबर में वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन बताने के लिए कि मेरे को पता है। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म अगर नहीं दिया तो बता दो, विश्व व्यापार संगठन, और स्थापना 1995 में हुई। और सीधा फिर उत्तर में आ जाओ। और ऐसा एक लाइन में भी नहीं लिखना है, बस ऐसे अगर चाहो तो स्थापना 1995 अगर आपको याद है, और फिर प्रमुख उद्देश्य करके चालू कर दो। और अगर आपको उद्देश्य पता है, आपके पास जगह कम है, तो प्रमुख उद्देश्य भी मत लिखो, सीधा 1 2 3 4 चालू कर दो। सवाल में तो लिखा ही है, 2 नंबर में ऐसा वो डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखो इसके उद्देश्य क्या क्या है, ये थोड़ा बड़े में भी आ सकता है क्योंकि डब्ल्यूटीओ आपके सिलेबस में लिखा है। डब्ल्यूटीओ एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के व्यापार प्रणाली को संचालित करती है, नियम के आधार पर चलाती है। दुनिया में जो भी पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इसकी अनेक चक्रों की वार्ताएं चली और अंततः डब्ल्यूटीओ बना। डब्ल्यूटीओ का काम यह है कि दुनिया में व्यापार कैसे होगा, वस्तुओं का और सेवाओं का, नियम क्या होंगे, और कोई देश किसी के साथ गलत ना करे, किसी देश व्यापारिक कोई दिक्कतें ना आए, इसके लिए डब्ल्यूटीओ बना। और इसके अनेक सिद्धांत हैं इसी चीज को लागू करने के लिए। पहला सिद्धांत है जिसको बोलते हैं गैर भेदभाव सिद्धांत। गैर भेदभाव सिद्धांत ये बोलता है कि भाई आपको कोई भेदभाव नहीं करना है किसी भी देश के साथ। देखो ये लोगों को सुन के लगता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब हम जिसके सबसे ज्यादा फेवर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी देश का सबसे ज्यादा फेवर कर रहे हैं तो वही फेवर सबको देना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक देश है भारत। अब भारत क्या करता है, नेपाल के साथ बढ़िया से फेवर करता है, नेपाल को बोलता है कि तुम जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी में अपना सामान ले आओ। तो वो जो हम नेपाल को रियायत दे रहे हैं वो दुनिया के सारे देशों को देना पड़ेगा। ये कहलाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत, मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। ये इस सिद्धांत में बोला जाता है ना। तो ये होता है ना कि हम मतलब क्या करेंगे, इसके साथ अलग कर देंगे, उस देश के साथ 2% टैरिफ, इसके साथ 10%, इसके साथ 12%। तो ये सिद्धांत है। दूसरा बोलता है कि हमको समान व्यवहार करना है। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब होता है कि जो आयातित वस्तु है और जो घरेलू वस्तु है, ये नहीं कि हमारी घर की है तो हम कुछ भी कर दें, आयातित है तो नहीं करें। तो एक सिद्धांत ये है जिसको नेशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर व्यापारिक उदारीकरण की बात करता है। इसका मतलब होता है कि जो शुल्क है, गैर शुल्क बाधाएं, उनको धीरे धीरे कम करना, इसका उद्देश्य धीरे धीरे कम हो जाए। अगली चीज पारदर्शिता, एक सिद्धांत है इसका। पारदर्शिता मतलब कि पारदर्शी नीतियां रहे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। पारदर्शी चीजें रहे। फिर प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष रहे, मतलब जैसे डंपिंग कर देते हैं, जैसे चीन में कोई सामान, ये सब शब्द इसलिए जानो कि 2 नंबर में ये भी बोल सकते हैं। डंपिंग मतलब चीन में मान लीजिए कोई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, पूरे भारत में लाके डंप कर दिया, तो वो गलत चीज है। सब्सिडी हो गया, तो इसके बारे में है। फिर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो कुछ देशों को रियायत दी गई, जैसे भारत कर सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान को कर दिया है, तो ये कुछ रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें एक विवाद समाधान तंत्र भी है, कि अगर देशों के बीच कोई विवाद होता है, व्यापारिक विवाद होता है, तो उसका निपटारा किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि व्यापार और पर्यावरण के बीच संतुलन किया जाए। दूसरा सवाल है आपका कि भारत में शतरंज के विकास का इतिहास क्या है, कि कैसे कैसे भारत में शतरंज का विकास हुआ। तो आपको पता होगा कि शतरंज का जन्म स्थान माना जाता है भारत को। ठीक, भारत में ही शतरंज चालू हुआ। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो 6वीं शताब्दी में चतुरंग नामक खेल से शतरंज की उत्पत्ति हुई। अब ये सब चीजें ध्यान रखना, और ये ध्यान रखो कि आपको मतलब पहले चतुरंगड़ी सेना थी ना, जिसमें पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, हाथी थे, रथ थे। तो उसी का एक खेल था और उसी से फिर शतरंज बना। पैदल आप देखे होंगे, घोड़ा होता है, हाथी रहता है, ऊंट फिर बाद में जुड़ गया। ठीक, ये अरबी लोग ऊंट भी जोड़ दिए होंगे उसमें। तो उसके बाद फारस और अरब में इसका प्रसार हुआ, शतरंज कहा गया, फिर वहां से ये यूरोप पहुंचा। और 15वीं 16वीं शताब्दी में आधुनिक शतरंज का विकास हुआ। फिर औपनिवेशिक भारत में शतरंज क्लबों की स्थापना हुई।
विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे जो कई बार चैंपियन बने। अभी आप डी गुकेश देख लो, प्रज्ञानंद, अर्जुन, ये सब। और इसके लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की भूमिका भी है, और भारत शतरंज की एक प्रमुख शक्ति बन गया है। तीसरा सवाल था हमारा AIIB के बारे में, कि AIIB का उद्देश्य क्या है। तो एक लाइन लिख सकते हो कि यार इसकी स्थापना 2015 में, और पूरा सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो बड़े सवाल की स्थापना 2015, ये लिखने का फायदा ये होता है कि जनरली देखो इसको लिख के तो सब आएंगे, आपको पता है ये आप तभी बताओगे जब आप ये लिख दोगे। नहीं तो मेरे को AIIB के बारे में कुछ नहीं पता तो भी मैं 4 पॉइंट लिख के आता हूँ। तो अगर मैं 15 लिख देता हूँ तो उसको पता लग जाता है कि नहीं यार ये पढ़ा है फिर लिख रहा है। ये अंतर आपको दिखाना है, मतलब पूरा ना माइंड गेम है और कुछ नहीं। स्थापना के उद्देश्य क्या है, अब देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा विकास को वित्तीय सहायता देना, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, जल परियोजना का वित्तीय पोषण करना। और ये रेडीमेड पॉइंट है, बाकी बैंकों में भी कर सकते हो। एशिया में जो बुनियादी ढांचा अंतर है उसको कम करना, सतत विकास को प्रोत्साहन देना, किसी भी बैंक का यही काम रहेगा। अब उसमें दो सवाल है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति इसमें क्या है, भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, चीन सबसे बड़ा है, उसके बाद हम ही है, और अधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है सबसे अधिक। मेट्रो परियोजनाएं, अक्षय ऊर्जा, सड़क अवसंरचना, इनके लिए हमको इससे पैसा मिलता है। अब ADB भी आपको देखना पड़ेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है सार्क की प्रभावशीलता कम होने के कारण, तो सीधा पॉइंट में लिखना है आपको। ठीक, पहला पॉइंट क्या, 1985 में सार्क बना। पहला भारत पाकिस्तान तनाव, कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद, सीमा विवाद ये सब करते रहता है, जिसके कारण हम पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं कर रहे हैं। सार्क अब दो ही बड़े देश हैं, दोनों दुश्मन है, तो कैसे हो। दूसरा है राजनीतिक अविश्वास, विश्वास ही नहीं है। तीसरा है व्यापार ही नहीं होता आपस में, दक्षिण एशिया में आपसी व्यापार 5% के आसपास है, हम पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं कर रहे हैं, तो क्या फिर सार्क बढ़ेगा। चौथा ना, इसकी बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें चाहिए सर्वसम्मति, कोई भी निर्णय लेना है सर्वसम्मति देना है। भारत कुछ करेगा तो पाकिस्तान रोक देगा, पाकिस्तान करेगा भारत रोक देगा, सर्वसम्मति खत्म। कनेक्टिविटी की कमी है, मतलब आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, भारत बांग्लादेश, इधर नेपाल भूटान जुड़े ही नहीं अच्छे से। इसके अलावा संस्थागत ढांचा नहीं है, मीटिंग ही नहीं हो रही। वैकल्पिक मंच बन गए, बिम्स्टेक बन गया, BBIN बन गया, तो भाई वहां ज्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। और चीन का भी एक प्रभाव जिसके कारण इसमें वो दिक्कत हो रही। पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति पूछे तो आपको सीधा बताना है कि ये 6 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक, और ये ऐसे भी लिख सकते हो, इस टाइप की चीजें ना डब्बा भी बना सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट पता है ना। तो खिलाड़ी, उसके बाद फिर स्पर्धा, और इधर पदक। कुछ ना नया करना है, मैं ये समझा रहा हूँ। यहाँ 1 नंबर नीरज चोपड़ा, भाला फेंक रजत, मनु भाकर एयर पिस्टल कांस्य, ऐसा कुछ कर दो तो उससे ना आधा नंबर दूसरे से ज्यादा मिल जाएगा आपको, पूरा खेल उसी का है। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य, मनु भाकर सरबजोत, मतलब मनु भाकर को 2 मिला है मिश्रित एयर पिस्टल में कांस्य। फिर स्वप्निल को राइफल में कांस्य, पुरुष हॉकी टीम को कांस्य, और अमन सहरावत को कुश्ती में कांस्य। फिर क्रिकेट में क्रीज और गली। तो क्रीज पिच पर खींची गई रेखाएं होती हैं जो खेल की नियम निर्धारित करती हैं। एक पॉपिंग क्रीज होती है, बॉलिंग क्रीज होती है, रिटर्न क्रीज होती है। और इस टाइप का आप लिख सकते हो, जनरली सबको पता है क्रीज। लेकिन यही कि क्रीज से क्या होता है, रन आउट डिसाइड होता है, स्टंपिंग डिसाइड होती है, नो बॉल होता है, बल्लेबाज वहीं खड़े रहता है। गली क्या है, स्लिप और पॉइंट के बीच फील्डर होते हैं जनरली। जब फास्ट गेंदबाज फेंकते हैं तो टेस्ट टेस्ट मैच में गली के खिलाड़ी खड़े रहते हैं, और बल्लेबाज का बाहरी किनारा लगता है, उससे फिर गली में गेंद जाती है। फिर है वैश्विक, ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक संतुलन में क्या परिवर्तन है। आपको पता होगा ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। 2024 में इसका विस्तार हुआ, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया ये सब जुड़े हैं। तो आप पहले बता दो कि भाई ऐसा हुआ है, विस्तार क्या है, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी सवाल का उत्तर पता है तो आपको ये बताना है कि मेरे को पता है, क्योंकि सब लिख रहे हैं।
मतलब भाई मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कुछ मत छोड़ो, तो आपको लग रहा है कोई छोड़ के आएगा? तो हर कोई लिख रहा है, आप अगर सही लिख रहे हैं तो आपको ये दिखाना है कि मेरे को सही पता है। तो वही है, आप पहले बता दो कि भाई विस्तार मतलब मैं समझ गया कि ये देश जुड़े वो विस्तार है। इससे क्या हो रहा है? पहला इससे हो रहा है, ये सब शब्द सीख लो। मैं बोला ना, ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण, बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था मतलब विश्व का एक ही ध्रुव नहीं होगा। पहले अमेरिका बोलता था केवल मैं ही हूं, मैं नहीं तो कौन। अब बोल रहे हैं कि भाई सब तो हैं, अमेरिका भी है, चीन भी है, रूस भी है, जापान भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, भारत भी है, किम जोंग भी है। तो दुनिया में बहुत ध्रुव है, ऐसा नहीं कि तुम ही बस रहोगे, तुम विकसित देश ही कंट्रोल करोगे दुनिया को। तो ब्रिक्स भी इसीलिए था कि G7 देश जो हैं, जो विकसित देश हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, उसका जो एक वो था, दादागिरी था, उसको तोड़ने के लिए तो ब्रिक्स बना। तो ब्रिक्स और इनको जोड़ा तो इनका और विस्तार हो गया। तो बहुद्रवी विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। और ऐसा भी पूछा ना कि ब्रिक्स का महत्व क्या है, विस्तार विस्तार छोड़ो, तो भी यही आ जाएगा। तो बहुद्रव्य विश्व व्यवस्था मतलब समझ गए कि जो पश्चिमी देश हैं, जो G7 देश हैं, जो अमीर देश हैं अपने को बोलते हैं, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखे हैं। अब विश्व बैंक, IMF, इनका अध्यक्ष कभी भारतीय या गैर यूरोपीय बन ही नहीं पाता। या तो जापानी बनेगा, या यूरोपीय बनेगा, या अमेरिकन बनेगा, और कोई बन ही नहीं पाता। दुनिया में तो 193 देश है ना। तो इसीलिए भारत चीन भले दुश्मन है, लेकिन इनको पता है कि अमेरिका से लड़ना है तो साथ आना पड़ेगा। तो वो भी जब आप भारत चीन संबंध लिखोगे तो ये भी लिखना कि भारत चीन केवल दुश्मन नहीं है, दोस्त भी हैं, ब्रिक्स में दोस्त हैं, SCO में दोस्त हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल पढ़ो मत, उसको थोड़ा सा समझो। तो पहला बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरा, अभी अपन पढ़े ना वैश्विक दक्षिण, देखो तुरंत यूज कर लिए कि नहीं कर लिए, कि ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो विकासशील देश हैं उनको प्रभाव मिला है। अगला, आर्थिक शक्ति में वृद्धि। अब जो ब्रिक्स है वो लगभग 45% जनसंख्या है, GDP का 30 से 35% है, वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा है। तो बड़ी चीज है। अगला जो ऊर्जा राजनीति है, मेन क्या है कि ये जो अपन देश जोड़े, सऊदी हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, ये मेन तेल उत्पादक देश है ना, एक वो प्रभाव पड़ेगा। अगला है डॉलर प्रभुत्व। हम मेन बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन, ये शब्द याद कर लो इस टाइप के। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, ग्लोबल साउथ मतलब वैश्विक दक्षिण, डी डॉलराइजेशन। क्यों हर चीज डॉलर में होगी भैया? हर चीज डॉलर में क्यों होगी? हमारे रुपए में हो, उनके किसी में हो, चीन वाले में हो, रेनबिम्बी में, कुछ किसी में भी तो हो, डॉलर ही क्यों होगा? तो ये उसी चीज को बोलते हैं। IMF ही सब क्यों डिसाइड करेगा, और IMF में उन्हीं का कोटा ज्यादा क्यों रहेगा? भाई सबका बराबर होना चाहिए। और वैकल्पिक वैश्विक संस्थान जैसे ब्रिक्स, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये वही बोलता है कि हम वर्ल्ड बैंक के पैरेलल में एक खड़ा कर देंगे। और भू राजनीतिक संतुलन, मतलब पहले जो अमेरिका यूरोप का प्रभाव था उसके विरोध में, या उसको काउंटर करने के लिए एक नया संगठन उभर रहा है। तो ब्रिक्स एक बहुध्रुवी, संतुलित और समावेशी विकास के लिए एक कदम है। फिर है वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को उठाने में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो पहले आपको समझाना है कि वैश्विक दक्षिण है क्या। वैश्विक दक्षिण मतलब जो विकासशील, उभरती, गरीब अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो पहले जिनके ऊपर उपनिवेशवाद था, आर्थिक असमानता थी, विकास की चुनौतियां थी, और भारत इन देशों का प्रतिनिधि है, इन देशों की आवाज है। अब भारत क्या पहल कर रहा है? सबसे पहले तो भारत कूटनीतिक नेतृत्व कर रहा है। जैसे अभी भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया, और बोला कि यार हम एक समिट करते हैं और इनके मुद्दों को उठाते हैं। इसके अलावा G20 की जब भारत अध्यक्षता किया तो अफ्रीकी संघ को उसका सदस्य बनवा दिया। अफ्रीका तो यही है ना, दक्षिण के देश ही है। अब उनको हम बोले कि तुम भी G20 में आ जाओ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगली चीज, विकास सहयोग की बात करते हैं। भारत उनके यहाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रम करता है, तकनीकी सहयोग देता है, ऋण देता है, जो भी गरीब हैं उनको हम मदद करते हैं ना। फिर वैक्सीन मैत्री, कोविड-19 आया तो 100 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराए। जलवायु न्याय की बात, भारत जलवायु परिवर्तन की वकालत करता है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ
जो ये गरीब देश है, मतलब ये भी कभी पूछ सकता है, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है, देखो जैसे आज ही क्लास में मैं पढ़ा ही रहा था बच्चों को, जैसे मान लो एक देश है अमेरिका और एक देश है मालदीव। अब भाई अमेरिका पिछले 300 साल से कोयला जला रहा है, मालदीव कभी कोयला जलाया ही नहीं, छोटा सा देश है। अब क्या हुआ, अब जब जलवायु परिवर्तन समझौता हो तो अमेरिका बोला जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी तुम्हारी भी है। तो मालदीव या भारत भी बोल लो, भारत तो अभी पिछले 100 साल से जला रहा है, ये तो 300 साल से कर रहा है। तो भारत जैसे देश ये बोलते हैं, या ग्लोबल साउथ ये बोलता है कि जिम्मेदारी तो सबकी है, कॉमन, ठीक, लेकिन डिफरेंशिएटेड है, जो जितना ज्यादा किया है उसकी उतनी है। अमेरिका अगर दुनिया की ऐसी तैसी करके रखा है 300 साल में, तो अमेरिका की जिम्मेदारी ज्यादा है, भारत की थोड़ा कम है। मालदीव, नेपाल, भूटान की बहुत कम है, भूटान कुछ करते ही नहीं, अब तुम उससे भी बोलोगे कि तुम ये करो तो गलत है ना, तो उनकी सबसे कम है। तो यही कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई जिम्मेदारी सबकी, अमेरिका बोलता है सबकी बराबर है, भारत बोलता है सबकी है, लेकिन जो जितना नुकसान किया पृथ्वी का उसकी उतनी है, तुम्हारी ज्यादा है, भारत बोलता है। जितने विकसित देश हैं तुम बर्बाद करके रखे हो, और मालदीव डूब रहा है। फिर जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, जो भारत की डिजिटल मॉडल है, जैसे यूपीआई है, आधार है, भारत इनको भी साझा कर देता है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया और इनमें इन सभी देशों को जोड़ा। तो ये सब भारत दक्षिण दक्षिण, और इसी को बोलते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग। ये भी कभी आ जाए तो आपको लगेगा कि दक्षिण दक्षिण आपस में कैसे सहयोग करते हैं। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग मतलब होता है यही, दक्षिण के देश जो कुछ ठीक ठाक दक्षिण के देश हैं वो बाकी गरीब देशों का सहयोग करें, वो दक्षिण दक्षिण सहयोग है। और एक है उत्तर दक्षिण संवाद। अब आप शायद समझ रहे होगे इसको। उत्तर मतलब अमीर, दक्षिण मतलब विकासशील, आपस में जब बात करते हैं तो वो है उत्तर दक्षिण संवाद। हम बोलते हैं कि यार तुम बोल रहे ना कि जलवायु परिवर्तन में ये सब होता है, तुम अपनी तकनीक दे दो, उतना नुकसान किया पैसा दे दो। तो ये हम आपस में संवाद करते हैं अमीर देशों से। फिर है खेलो इंडिया कार्यक्रम, भारत में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में कितना प्रभावी रहा है। शुरू में तो अपन बता देंगे कि 18 में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे भारत में खेल संस्कृति का विकास करना, प्रतिभाओं की पहचान करना है। मतलब जो पहले जो लाइन थी, जैसे ये अगर ऐसे में आया तो आप लिख सकते हो कि पहले जो था ना, और ऐसे में अब इसी टाइप के टॉपिक आएंगे, इसीलिए ये सब सोचना शुरू कर दीजिए। आप वो वाले जो पहले थे ना, एक दो टॉपिक ऐसे आ सकते हैं। जैसे पहले था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो वो चीजें बदलने जा रहे हैं। हम लोग नवोदय में थे तो एक लाइन लिखी है, वो अभी भी आप जाएंगे कभी मल्हार नवोदय तो मिलेगी, कि खेलो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। मतलब अब उसको जितना ही सोचो ना उतना उसका अर्थ निकलता है, कि पढ़ो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। मतलब इतना ज्यादा पढ़ो कि जैसे खेल खेलने में मजा आता है ना, वैसे पढ़ाई करने में मजा आए आपको। जब अपन खेलते हैं तो सब भूल जाते हैं ना, थोड़ी देखते हैं इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया, खेलते रहते हैं। तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई भी खेल जैसे लगे, और खेलो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। तो इसके मुख्य ये सब इसलिए बता देता हूँ, कभी लिख लिया करो, ऐसे ऐसे में यूज कर लिया करो। तो कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक है जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान। इन क्या है, आप भारत के गांव में जाओगे, वहां बहुत सारी खेल प्रतिभाएं, लेकिन वो पहचान ही नहीं हो पाती उनकी। पहला, उनको पहचान नहीं मिल पाती कि वो खिलाड़ी हैं। दूसरा, उनके लिए अधोसंरचना नहीं है। दिक्कत क्या है, मतलब आप ऐसे सोचोगे, पहला तो खेल संस्कृति ही नहीं, बच्चे बोलते हैं, माता पिता सिखाते हैं बेटा मत खेलो खराब हो जाओगे, पढ़ो लिखो नवाब बनोगे। दूसरा, जो खेल प्रतिभाएं है जो खासकर जमीनी स्तर पे है, हम ऊपर ऊपर जो क्रीम है वो तो उठा लेते हैं, क्रीम भी नहीं, मतलब जो शहरों की प्रतिभा है वो तो उठा लेते हैं, असली प्रतिभा तो गांव की है ना, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। गांव में इतने तेज तेज फास्ट बॉलर हैं कि वो सब इंडियन टीम में आ जाए तो फिर क्या हो जाए, लेकिन हम वो प्रतिभा नहीं पकड़ पा रहे हैं। तीसरा, अवसंरचना नहीं है, क्रिकेट खेलना है तो वैसा मैदान नहीं, कुछ और खेलना है वैसा मैदान नहीं। चौथा, उनको वित्तीय सहायता नहीं है। आप किसी भी खिलाड़ी से पूछ लो,
वैसी वित्तीय सहायता नहीं मिलती। शिक्षा में नहीं है, स्कूल में होना चाहिए साथ में खेल का। उसके अलावा फिर वैसा कोच स्टाफ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें, करप्शन है खेल में। तो यही सब इसके उद्देश्य हैं कि खेल अवसंरचना का विकास हो, वित्तीय सहायता दी जाए, शिक्षा प्रणाली से जोड़ी जाए। क्या क्या है, ग्रास रूट स्तर पर प्रतिभा खोज, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनसे प्रतिभाएं हम खोजेंगे। फिर उनको हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं, जैसे 5 लाख 8 साल तक छात्रवृत्ति दे रहे हैं, 5 लाख प्रति वर्ष। फिर खेल अवसंरचना बना रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी नहीं, ये भी एक दिक्कत है, तो महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ओलंपिक प्रदर्शन, टॉप्स योजना, बाकी चीजें तो वो सब कर रहे हैं। चुनौतियां क्या क्या है, प्रशिक्षक नहीं है, खेल पोषण सुविधाओं का अभाव है, खेल अवसंरचना असमान है, किसी राज्य में बहुत अच्छी, किसी राज्य में बिल्कुल खराब है, प्रशासनिक समन्वय है नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये सब दिक्कतें हैं। सेक्शन सी, पश्चिमी एशिया में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक रणनीति का विश्लेषण कीजिए। तो पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 60% से अधिक तेल अभी देख रहे हैं, गैस नहीं मिल रही, तो सब वहीं से है। और पहली चीज, वहां से तेल गैस सब आता है। दूसरी चीज, बहुत सारे प्रवासी हमारे, मतलब भारत के बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, तो इसीलिए भारत को एक संतुलित नीति अपनाना है। क्या क्या परिवर्तन हुए उसमें सबसे पहले पूछा है, तो एक तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है, ठीक। दूसरा, ईरान अमेरिका संघर्ष चालू हो गया, जिसमें भी इजराइल का रोल है। इब्राहिम एकॉर्ड है, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ऊर्जा रणनीति, मतलब ओपेक प्लस बना के वो अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, जैसे भारत का एक है लुक ईस्ट पॉलिसी, शायद ये आया भी था, तो ये समझा करो कि जैसे ये भारत है, ठीक। अब भारत के इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर के देशों की तरफ देखने के लिए 90s में गुजराल डॉक्ट्रिन आई, जिसको बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, कि भाई पूरब के जो देश हैं उनकी ओर देखो, उनसे भी तो संबंध बनाए। फिर हुआ कि यार पश्चिम में भी तो देश हैं यही सब, उनकी तरफ देखो, वो है लुक वेस्ट पॉलिसी। फिर उसी को लिंक वेस्ट पॉलिसी कर लिए, कि यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके साथ हम अच्छे से सहयोग करेंगे। दूसरा है डीहाइफेनेशन, ये भी एक, पहले क्या था कि दो देश हैं, आपको पता है, इसराइल फिलिस्तीन, तो भारत पहले फिलिस्तीन के साथ था, तो इसराइल से दुश्मनी हो गई, इसराइल के साथ तो फिलिस्तीन से दुश्मनी, मतलब इसके दोस्त हो उसके दुश्मन हो जाओ। तो अब भारत बोला कि यार हम दोनों से दोस्ती करेंगे, इसराइल से भी सहयोग करेंगे, फिलिस्तीन से भी सहयोग करेंगे। इसी को बोलते हैं दोनों देशों को डिहाइपनेट कर देना, साथ साथ ना देखना। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा, मतलब ऊर्जा सुरक्षा तो आपको पता ही है कि यहाँ से हम तेल गैस ये वो सब लेते हैं। फिर कनेक्टिविटी के लिए हम जैसे एक चाबहार बंदरगाह बना रहे हैं ईरान में, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि तापी परियोजना कोशिश कर रहे हैं, तापी तो मिडिल एशिया से है, मध्य एशिया से है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वहां से ज्यादा तेल हम भारत में ला पाए। इसके अलावा बहुपक्षीय सहयोग है, जैसे I2U2 समूह है, इंडिया इजराइल यूएई यूएसए, तो ये चीजें भी हैं। प्रवासी भारतीय कूटनीति भी है, कि यार 90 लाख अगर भारतीय वहां रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा, उनका श्रम समझौता, वो सब हमारी जिम्मेदारी है ना, और संकट अगर आ गया तो उनको निकाल सकें। फिर आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा है, कि वहां से तेल लाते हैं आतंकवादी, बहुत आतंकवादी भी हैं और डकैत भी हैं समुद्री, तो उनसे भी सुरक्षा करना है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है। फिर है विश्व और भारत में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास। ये तो आप खेलते ही हो, आपको पता है कि लोकप्रिय खेलों में एक है, उद्भव कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, उन्हीं को फिर हराते हैं हम। तो विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई, प्रारंभ में जो ग्रामीण बच्चे थे वो खेलते थे। फिर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब बना, क्रिकेट के नियम बनने लगे। तो ये सब आप ध्यान रखना, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 77 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच हुआ, 82 से एसएच चालू हुआ, उसके बाद आईसीसी बना, फिर क्रिकेट विश्व कप हुआ, फिर 2007 T20 विश्व कप हुआ, टेस्ट मैच होते हैं। भारत में क्या है, ब्रिटेन वाले ही भारत में ले आए, पारसी समुदाय द्वारा ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बना। फिर भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला, सीके नायडू का नाम आता है उसमें। फिर भारतीय टीम बनी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, फिर वर्ल्ड कप 83 का जीते। तो ये सब पता सब है आपको। मैं ये बोल रहा हूँ
कि क्रिकेट के विकास में डायमेंशन खोलना है भाई, कि क्रिकेट 3 होता है, यूरोप से चालू हुआ, फिर भारत में आया, भारत में एक टेस्ट क्रिकेट है, एक वनडे क्रिकेट है, एक T20 क्रिकेट है, एक IPL है, फिर राज्यों में आपस में रणजी होता है। सब बता दो कि ये सब विकास हो रहा है, पता सब है, लिखना है कैसे है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2007 में T20 जीते, फिर IPL चालू हो गया, BCCI सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, अर्थव्यवस्था का केंद्र है, महिला क्रिकेट है, वो भी बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता और भारत का दावा। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है। इसमें 5 स्थायी देश हैं और भारत चाहता है कि भाई हमको भी उसमें वो मिले, प्रतिनिधित्व मिले। तो दो भाग में ये सवाल है। पहला कि सुधार की आवश्यकता क्यों और भारत को क्यों मिलना चाहिए स्थायी सदस्यता। सुधार की इसलिए आवश्यकता है कि पहला तो प्रतिनिधित्व की कमी, कि भाई अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का कोई देश ही नहीं है, एशिया का भी सीमित प्रतिनिधित्व है। दूसरा, संरचना पुरानी है। यार तुम बनाए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये जो जीते थे उनको स्थायी बना दिए। जैसे जर्मनी बड़ा देश है लेकिन क्योंकि वो हारा था, जापान बड़ा देश है लेकिन क्योंकि हारा था इसलिए स्थायी सदस्य नहीं है। तो तुम जो संस्था, और उस समय उसमें करीब 50 सदस्य थे, अब 193 है। हम ये बोल रहे हैं कि 50 सदस्य में अगर तुम 5 बनाए तो 190 में बढ़ाओ। तीसरा, वीटो शक्ति का दुरुपयोग है, क्योंकि ये जो 5 सदस्य हैं ये वीटो कर देते हैं कहीं भी। अगला, वैश्विक चुनौती है, कि आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, साइबर सुरक्षा, और इसके लिए कुछ वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तुम ठीक नहीं हो, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे। और लोगों को लगता है कि ये लोकतांत्रिक भी नहीं है। भारत क्यों दावा करता है, अगला पार्ट है सवाल का, कि भारत का ऐसा क्या दावा है, भारत क्या बोलता है क्यों मिलना चाहिए। पहला तो बड़ी चीज वही है, जनसंख्या बाद में लिख देना, पहले लिख देना कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दूसरा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, PPP के आधार पे 3rd रैंक है। तीसरा, फिर जनसंख्या लिख देना कि सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। शांति मिशनों में हमारा योगदान है, यूएन की पीस कीपिंग मिशनों में सबसे बड़े योगदान करता है। इसी में ना एक वो टोपी लगाते हैं, ब्लू टोपी, देख लो यार, कभी हम लोग कभी नेट एट दिला रहे थे तो आया था, मैं गलत किया था, कभी धोखे से हमारे जैसे लोग बना। यूएन पीस कीपिंग वाले, यूएन पीस कीपिंग मिशन के लोग कौन सी टोपी लगाते हैं? नहीं समझ पाया। विच कलर कैप वेयर्ड बाय द यूएन पीस कीपिंग मिशन? ब्लू, ब्लू। तो ऐसा पूछ सकता है, ब्लू हेलमेट क्या है, ब्लू बैरेट क्या है, तो वो उन लोग वही टोपी लगाते हैं, पीस कीपिंग वाले। फिर वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व, अभी देखो कितने बार यूज हो गया ना, शब्द जानो यूज होते जाएगा, कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। सोलर अलायंस बनाए, G4 समूह जो है इसका समर्थन है, अफ्रीकी देशों का समूह है, यूरोपीय देशों का समर्थन है। तो फिर दो ना भैया, जब सब है तो दे दो। अगला है, भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, वही जो हम लोग सोचे। देखो पहले आपको बताना है कि बेहतर नहीं है ये कैसे आप दिखाओ, तो आप रैंक बता दो, पदक बता दो, हमसे ऊपर छोटे छोटे देश हैं बता दो। ऐसे ऐसे लिखोगे तो एक आध दो केस स्टडी देख दिखा देना। ये ना छोटे छोटे देश थे, वो बोले अब हमको, ब्रिटेन टाइप के, चीन टाइप के, छोटा तो नहीं है लेकिन वो रणनीति बनाया कि हमको ओलंपिक में अब टॉप करना है, अब उनका रैंकिंग देखो। तो क्या है, पहला तो खेल संस्कृति ही नहीं है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। दूसरा, ढांचा ही नहीं है, मतलब अकादमियां ही नहीं है, प्रशिक्षक ही नहीं है। तीसरा, स्कूल में वो खेल विज्ञान का एक होना चाहिए, भाई सिखाएं ना, साथ साथ खिलाएं। प्रशिक्षक नहीं है, विदेशी कोच होना चाहिए, ठीक, देसी भी ठीक है लेकिन ठीक ठाक रहे। खेल संघों में पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो, नेतागिरी बहुत है, तो वो भी एक दिक्कत है। निजी क्षेत्र की भागीदारी होना चाहिए, CSR निवेश होना चाहिए। फिर दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए। फिर बाकी चीजें भी जो हम ऊपर पढ़े थे, कि मतलब क्या क्या और कर सकते हो आप। ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी उनको उठा के लाओ, महिला खिलाड़ी उनका ध्यान दो, स्कूलों में साथ साथ प्रशिक्षण करो, कॉलेजों में साथ साथ प्रशिक्षण करो, लोगों की मेंटालिटी बदलो, कई चीजें हैं, और उनके आधार पे फिर हम ओलंपिक में मेडल जीत जाएंगे। तो ये हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन है। कमेंट में ये भी बताना कि यार
और कैसे कर सकते हैं, और लंबा करें, छोटा करें। एक मन मेरा था कि जो टॉपिक अपन कर रहे हैं उसी को और बढ़ा दें, फिर लगा कि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग बिल्कुल बताना कि कैसा कर सकते हैं, और इसका हम लोग फिर एक कंप्रेहेंसिव वीडियो तो लाएंगे ही पेपर 7 का। बहुत तो आप लोग बोल रहे हैं तो वो तो लाऊंगा ही, तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है पढ़ के।